कलीम साहब, मुझे एक बात बताएं, ये इस देश में कब से होने लगा ये हिंदुत्व वाली सरकार इस देश ने ही चुनी है, इस देश के नागरिकों ने ही चुनी है, और इस देश के हिंदुओं ने भी चुनी है, इस देश के मुसलमानों ने भी चुनी है। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बताना चाह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों ने भी इस देश के लिए एक हिंदुत्व सरकार चुन ली है? वो ये कह रहे हैं कि रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट मुस्लिम, ये क्या है? देखिए मीनाक्षी मैडम, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक रोहित चोपड़ा ने scroll.in में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का हेडिंग है हाउ क्रेडिबल इज द क्लेम दैट इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ए जेनोसाइड अगेंस्ट इट्स मुस्लिम सिटीजन्स। उसमें वो ये उस आर्टिकल में डिटेल आउट करते हैं और उसमें वो ये बात कहते हैं कि जनवरी में जो जेनोसाइडल वायलेंस के एक्सपर्ट हैं मिस्टर ग्रेगरी स्टैंटन, वो एक प्रेडिक्शन देते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ही जल्दी मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार होने वाला है। अच्छा। और उनके आर्टिकल के बाद लोगों में उसी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें इस बात की तशवीश होती है क्या हिंदुस्तान में ऐसे हालात हैं। तो रोहित चोपड़ा उनकी प्रेडिक्शन पे ये लिखते हैं कि इस वक्त जो माहौल है हिंदुस्तान का वो उनकी प्रेडिक्शन को सही करता है। और जिस तरह से एक मुस्लिम होना यहाँ पे एक अपराध हो गया है, हिंदू मोब्स मुसलमानों का लिंच कर रहे हैं, मुस्लिम बिजनेसेस और मुस्लिम ओन्ड रेजिडेंसेस का जो हिंदू विजिलेंटे जिस तरह से अपोज कर रहे हैं, और जो तलवारें लहराई जा रही हैं, पिस्टल लहराए जा रहे हैं, खुलेआम सरकार की के साथ और पुलिस के साथ ये काम हो रहा है। और वो ये भी लिखते हैं कि गिवन द एब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल नेशनल अपोजिशन और पुशबैक बाय सिविल सोसाइटी, यानी कि ना तो अपोजिशन पार्टी इस पे कुछ कह रही है ना सिविल सोसाइटी कुछ उस पे कह रही है। कलीम जी, तो इस तरह के जो हालात बन गए हैं, और लास्ट में वो ये लिखते हैं फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया। मैं किसी रोहित चोपड़ा के आर्टिकल पर तो मैं नहीं सवाल खड़े कर रही, क्योंकि जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो कई आर्टिकल ऐसे हैं अपनी अपनी प्रेडिक्शन और अपनी अपनी समझ के अनुसार लिखे जाते हैं। सुनिए ना कलीम जी, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मुझे अब एक काउंटर सवाल का मौका दें। सुन नहीं है, आप बोल रही हैं। नहीं, मैं अब आपसे सवाल पूछ रही हूं। अरे आपने पूरी कहानी तो मुझे बता दी, उस आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है। करने दीजिए आप, मैं शर्मा जी के बीच में नहीं बोला, नहीं बोली। अरे मैं आप ही को वापस जवाब देने का मौका दे रही हूँ कलीम जी। कलीम जी, मैं आपको सुनूंगी, मैं आप ही से सवाल पूछिए, आप मुझे फिर जवाब दीजिएगा। कोई रोहित चोपड़ा किसी फलाने की प्रेडिक्शन के ऊपर कोई आर्टिकल लिख देता है, क्या किसी प्रेडिक्शन के आधार पर यह तय होगा कि इस देश में किसके साथ क्या हो रहा है? कोई प्रेडिक्शन के आधार पर तय होता है? ये कब से होने लगा कलीम जी? हाँ, तो आप खरगोन में सुनिए मेरी बात, फिर आप वापस जवाब दीजिएगा। खरगोन में जो डिमोलिशन हुआ, चलिए मैं आपको अरे मैं तो आपको कोर्ट का आंकड़ा दे रही हूँ सर, मैं किसी के प्रेडिक्शन के ऊपर नहीं बोल रही हूँ। जो कोर्ट में मेरी बात सुनिए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आप गलत बयानी कर रही हैं। अच्छा, बैरिस्टर साहब ने यह कहा है कि मुसलमानों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और न इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए। ये काली रात है, ये लंबी रात है, इसकी सहर जरूर होगी। तो मुसलमान बैरिस्टर साहब ने तो उम्मीद दिलाई है। रोहित चोपड़ा ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादियों ने जो टेरर बनाया हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान में आतंक का माहौल बनाया और उसमें सरकारें शामिल हैं, इस आर्टिकल पे बैरिस्टर साहब उम्मीद जगा रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपकी उलट बात कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुकाबला करो और ये काले बादल भी छटेंगे। बीजेपी आप अपने प्रोग्राम में उन्हें पेश कर रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम। नहीं ये क्या है सर? नहीं कलीम जी, क्या कीजिए अब आप इसे भाषण का मंच बनाना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको भाषण का मंच भी प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन ये भाषण का मंच नहीं है, डिबेट है। सुनिए ना कलीम जी, अब नहीं आप धारा प्रवाह बोलते जाएंगे, हम बाकी तीन और प्रवक्ता सुनने के लिए नहीं बैठे। अरे कौन रोहित चोपड़ा क्या आर्टिकल लिख रहा है, किसके प्रेडिक्शन पर लिख रहा है? क्या केवल एक आर्टिकल पर मैं ये तय कर लूंगी कि इस देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम। आप डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉर? आप जंग की बात समझते हैं? डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मुस्लिम का क्या मतलब होता है? एक से मोडस ऑपरेंडी में मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। कौन से मोडस ऑपरेंडी? डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है अगेंस्ट मुस्लिम तो क्या है? यानी जी अच्छा
अब मुझे बताइए खरगोन के मामले में सुनिए ना, मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ, मैं किसी की प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोर्ट की बात करती हूँ। कलीम जी प्लीज हैव पेशेंस टू एटलीस्ट लिसन, केवल सुनने की थोड़ी सी क्षमता दिखाएं। कलीम जी, मैं किसी की प्रेडिक्शन पर अब नहीं जाती हूं। जो कोर्ट में देश के सॉलिसिटर जनरल ने जो हलफनामा रखा, मैं उसकी बात करती हूं। चलिए मैं तथ्यों की बात करती हूं। खरगोन में जो डिमोलिशन हुए, गिराए गए, जो वहां पर बुलडोजर चले। कलीम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पीसीआर आवाज जा रही कलीम जी तक मेरी? हाँ, मैं सुन रहा हूं, ठीक है। अब कलीम जी मुझे बताएं कि जितने डिमोलिशन हुए उसमें 88 हिंदू परिवार इफेक्ट हुए, 88 इज द नंबर। 26 मुस्लिम परिवार इफेक्ट हुए। क्या खरगोन के हिंदू समुदाय ने खड़े होकर यह कहा कि देयर इज अ वॉर अगेंस्ट हिंदूज? अब आपकी आवाज चली गई मैडम। हाँ, आवाज चली गई है, आपकी आवाज चली गई। राजस्थान में 300 साल पुराना एक मंदिर ढहा दिया गया। हिंदू ने खड़ा होकर तो नहीं बोला कि देयर इज अ वॉर अगेंस्ट मुस्लिम। 88 हिंदू परिवारों को दुख झेलना पड़ा डिमोलिशन होने पर। हिंदुओं ने तो नहीं कहा कि देयर इज अ वॉर अगेंस्ट हिंदूज। मैडम, मैं अब आपको जवाब दे दूं? हाँ, बोले। फिर आवाज चली गई जी। चलिए, देखिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है टेक्निकल ग्लिच आप अपनी बात रखिए। वो जनवरी में ढाए गए, उसका वायलेंस से कोई रिलेशन नहीं था। वो जो वायलेंस जहां पे हुआ, जहां पे हिंदुत्ववादी गुंडों ने मस्जिद के सामने जो तांडव किया, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की और मुसलमानों को भड़काकर उनके साथ जो उनके भिड़ंत हुई, उसके बाद जो पनिशमेंट के तौर पर जो सरकार ने उनको बुलडोजर भेजा, वो बुलडोजर में और जो जनवरी का जो बुलडोजर था, दोनों में फर्क है। ये बुलडोजर मामा बुलडोजर था, और जिस तरीके से बाबा बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस तरीके से इन्होंने खरगोन में चलाया। सेम पैटर्न इन्होंने जहांगीरपुरी में किया। जहांगीरपुरी में जब हिंदुत्ववादी रेडिकल्स ने एक मस्जिद के सामने तांडव करके जब माहौल को खराब कर दिया, मस्जिद पे अटैक करके जब वहां के लोगों ने अपनी दिफा में इन पे भी पत्थर फेंके, और जब वायलेंस हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी पर जो एमसीडी ने जो दमनात्मक कार्रवाई करी, जो कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, हम उसके खिलाफ है। हमने इसलिए कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब आप आइए, मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। गुप्ता जी, मुझे नहीं पता था, शांतनु गुप्ता, मुझे नहीं पता था कि गुप्ता जूस कॉर्नर चलाने वाले गुप्ता मुसलमान है। मुझे नहीं पता था। वो पान की दुकान चलाने वाले झा साहब, वो भी मुसलमान है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। बताइए एमसीडी ने। शांतनु गुप्ता से मेरा सवाल है, कलीम जी आपने अपनी पूरी बात रख ली। अलवर में भी शांतनु गुप्ता की आवाज है। कलीम भाई, मेरा नाम शांतनु है। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे बड़ा दुख होता है मुस्लिम समुदाय के लिए कि उनको आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मिले हैं। मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद बहुत जाना होता है मेरा काम से, और ओल्ड सिटी हैदराबाद में पिछले 15-20 साल से नोटिस कर रहा हूँ। जैसा आप बताइए, रोहित चोपड़ा ने जल्दी से ऐसा कर लीजिए। यहाँ पे अभी कलीम जी की आवाज में बारी बारी से सबकी आवाज आए। प्लीज शांतनु बोल रहे हैं अभी। कलीम जी सुनने का धैर्य रखें। मैंने कहा ना, ये भाषण का मंच नहीं, सब अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे। शांतनु अपनी बात रखें। मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद, मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद कि वो गलत बयानी करते टीवी पे आके। आप वहां की दशा देखिए, वहां की दशा देखिए। वहां एएमएम के एमएलए हैं, एम के एमपी हैं, वहां की वैसी दशा है, बुरी दशा है। केवल उनकी राजनीति है, हिंदुओं के खिलाफ भाषण दो, भड़काऊ भाषण दो, और उसी राजनीति से वो चुनाव जीतते हैं। मैं कुछ आंकड़े देता हूं। देश में करीब 18 से 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन अगर आप स्वच्छ भारत की स्कीम देखें, जो टॉयलेट मिले हैं, वो कम से कम 28 से 30% मुसलमान समुदाय के लोगों को मिले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।